मुगल सेना से बुरी तरह ब्रितानी सेना। इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल का कहना है कि ब्रितानी सैनिकों को मुगल सेना ने मक्खियों की तरह मारा। बंगाल में कंपनी के 5 कारखाने नष्ट कर दिए गए और सभी अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकाल दिया गया। सूरत के कारखाने को बंद कर दिया गया और बम्बई में भी उनका यही हाल किया गया। कंपनी के कर्मचारियों को जंजीरों में जकड़कर शहरों में घुमाया गया और अपराधियों की तरह उन्हें अपमानित किया गया। कंपनी के पास माफ़ी मांगने और अपने कारखाने को वापस पाने के लिए राजा के दरबार में भिखारियों की तरह उपस्थित होने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। ब्रिटिश सम्राट ने आधिकारिक रूप से हेनरी एवरी की निंदा की और मुगल बादशाह से माफ़ी मांगी। औरंगजेब आलमगीर ने 1690 में कंपनी को माफ़ कर दिया। 17वीं सदी के उत्तरार्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी चीन से रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन खरीदती थी। सामान का भुगतान चांदी में करना पड़ता था क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसा उत्पाद नहीं था जिसकी चीन को आवश्यकता हो। इसका एक उपाय निकाला गया। बंगाल में पोस्ते की खेती की गई और बिहार में अफीम का निर्माण करने के लिए कारखाने लगाए गए और इस अफीम को तस्करी के जरिए चीन पहुंचाया गया। उस समय तक चीन में अफीम का बहुत कम उपयोग किया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीनी एजेंटों के माध्यम से लोगों के बीच अफीम को बढ़ावा दिया। कंपनी ने अफीम के व्यापार से रेशम और चीनी के बर्तन भी खरीदे और मुनाफा भी कमाया। जब चीनियों ने अफीम खरीदने से इनकार कर दिया तो ब्रितानी जहाज नेमेसिस ने कैंटन बंदरगाह को बर्बाद कर दिया। जब चीनी सरकार ने अफीम के व्यापार को रोकने की कोशिश की और चीन आने वाले अफीम को नष्ट किया गया, तब चीन और ब्रिटेन के बीच कई युद्ध हुए जिसमें चीन की हार हुई और ब्रिटेन ने अपमानजनक शर्तों पर चीन के साथ कई समझौते किए। इस तरह नष्ट किए गए अफीम का मुआवजा वसूला गया। उसके बंदरगाहों पर कब्जा किया गया। हांगकांग पर ब्रिटिश आधिपत्य इसी श्रृंखला की एक कड़ी थी। जब चीनी सरकार ने विरोध में महारानी विक्टोरिया को पत्र लिखकर अफीम के व्यापार को रोकने में मदद करने की अपील की तो उस पत्र का कोई जवाब नहीं आया। जब चीनी ने अफीम खरीदने से इनकार कर दिया तो ब्रिटिश जहाज नेमेसिस ने कैंटन बंदरगाह को बर्बाद कर दिया। साल 1707 में बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद विभिन्न क्षेत्रों के लोग एक दूसरे के खिलाफ हो गए। कंपनी ने इन परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए लाखों की संख्या में स्थानीय लोगों को सेना में भर्ती किया। यूरोप में होने वाली औद्योगिक क्रांति के कारण युद्ध तकनीक में भी वे दक्ष हो गए। यह छोटी लेकिन प्रभावी सेना एक के बाद एक पुरानी तकनीक से लैस मुगलों, मराठों, सिखों और स्थानीय नवाबों की बड़ी सेनाओं को हराती चली गई। साल 1756 में नवाब सिराजुद्दौला भारत के सबसे धनी अर्ध स्वायत्त राज्य बंगाल के शासक बने। मुगल शासन के राजस्व का 50% इसी राज्य से आता था। बंगाल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में कपड़ा और जहाज निर्माण का एक प्रमुख केंद्र था। इस क्षेत्र के लोग रेशम, सूती वस्त्र, इस्पात, पोटेशियम नाइट्रेट और कृषि तथा औद्योगिक वस्तुओं का निर्यात करके अच्छी कमाई करते थे। कंपनी ने कलकत्ता में अपने किलों का विस्तार करना शुरू कर दिया और अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी। नवाब ने कंपनी को संदेश भेजा कि वह अपने क्षेत्र का विस्तार न करे। आदेश की अवहेलना के बाद नवाब ने कलकत्ता पर हमला किया और ब्रिटिश किलों पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश कैदियों को फोर्ट विलियम के तहखाने में कैद कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में अफीम का गोदाम